हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। आरपीएफ की सतर्कता से बची 3 माह के मासूम की जान। रांची स्टेशन पर किसी ने छोड़ दिया था लावारिस। राजधानी रांची के रेलवे स्टेशन पर शनिवार देर रात मानवता की एक मिसाल देखने को मिली, जब रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने कड़ाके की ठंड में लावारिस हालत में मिले 3 माह के नवजात शिशु को सुरक्षित बचा लिया। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा स्टेशन परिसर में ओवरब्रिज के नीचे बच्चे को छोड़ दिया गया था। आरपीएफ कमांडेंट पवन कुमार के अनुसार स्टेशन परिसर में सुरक्षा और निगरानी लगातार बढ़ाई गई है। इसी क्रम में एएसआई अरुण कुमार और महिला कांस्टेबल राखी कुमारी प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर गश्त कर रहे थे, तभी उन्हें बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। आसपास जांच करने पर ओवरब्रिज के नीचे ठंड में लिपटा हुआ 3 माह का नवजात मिला। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए महिला कांस्टेबल राखी कुमारी ने तुरंत शिशु को गोद में उठाया और उसे जीआरपी पोस्ट लाया गया। वहां प्राथमिक जांच की गई और बच्चे की सुरक्षा के सभी आवश्यक इंतजाम किए गए। आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम ने शिशु की पहचान के लिए यात्रियों और स्टेशन परिसर में मौजूद लोगों से पूछताछ की, लेकिन उसके परिजनों का कोई सुराग नहीं मिल सका। सीसीटीवी फुटेज में एक अज्ञात व्यक्ति को बच्चे को लेकर प्लेटफॉर्म पर आते हुए देखा गया है, हालांकि उसकी स्पष्ट पहचान अब तक नहीं हो पाई है। सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद नवजात को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी सीडब्ल्यूसी रांची को सौंप दिया गया है, ताकि उसकी देखभाल और संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उस व्यक्ति की पहचान करने में जुटी है जिसने बच्चे को स्टेशन पर छोड़ा था। सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत, परिजनों के चित्कार से माहौल हुआ गमगीन। गिरिडीह के देवरी थाना क्षेत्र के चतरों के पास बीती रात एक सड़क दुर्घटना हो गई। इस घटना में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना शनिवार रात की बताई जा रही है। मृतकों की पहचान कांटी दिग्घी गांव के 35 वर्षीय मिथिलेश कुमार राय और गादी दिग्घी गांव के टोला मंझलाडीह निवासी 55 वर्षीय राजकुमार राय के रूप में हुई है। हालांकि घटना कैसे हुई ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। घटना को लेकर मिली जानकारी के मुताबिक मिथिलेश बाइक से जा रहा था, वहीं राजकुमार राय पैदल जा रहा था। इसी क्रम में चतरों हटिया मोड़ के समीप घटना हुई। दोनों बेहोशी हालत में सड़क के किनारे पड़े हुए थे। इधर घटना की सूचना पर पहुंचे दोनों के परिजनों ने उपचार के लिए अस्पताल ले गए, जहां पर चिकित्सक के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया, जिसके बाद परिजनों चित्कार से माहौल गमगीन हो उठा। इधर घटना की सूचना पर देवरी थाना के सब इंस्पेक्टर राम पुकार सिंह दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पलामू के अभ्यर्थियों का रांची में प्रदर्शन। 4th ग्रेड नियुक्ति को लेकर सरकार से मांग, बोले सीधी भर्ती नहीं, परीक्षा लो। पलामू में 4th ग्रेड कर्मचारी पद पर नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित करने की मांग को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। वहीं परीक्षा को लेकर बनी अनिश्चितता के कारण पलामू के छात्र लगातार परेशान हैं। परीक्षा नहीं होने से हजारों छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। परीक्षा की मांग को लेकर अब तक छात्र कई बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, कई बार वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मुख्य सचिव अविनाश कुमार और कई बार नगर विकास विभाग मंत्री संदीप सोनू से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई स्पष्ट और सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया है। इसी क्रम में शनिवार को पलामू के लगभग 30 छात्र रांची पहुंचे और मुख्यमंत्री आवास एवं विधानसभा अध्यक्ष के आवास पर अपनी बात रखने के प्रयास में जुटे रहे। छात्रों ने स्पष्ट किया है कि उनकी मूल और एकमात्र मांग परीक्षा कराए जाने की है, न कि 98 से 99% अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को सीधे नौकरी देने की। छात्रों का कहना है कि चयन प्रक्रिया परीक्षा आधारित, पारदर्शी और सभी को समान अवसर देने वाली हो। छात्रों ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि वे इस विषय में शीघ्र हस्तक्षेप कर पलामू 4th ग्रेड की परीक्षा कराने का स्पष्ट निर्देश जारी करें, ताकि छात्रों की अनिश्चितता समाप्त हो सके। इस दौरान छात्रों ने स्पष्ट कहा है कि जब तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक वे राजधानी रांची से नहीं जाएंगे। कैबिनेट की बैठक 23 दिसंबर को लिए जाएंगे कई अहम निर्णय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक 23 दिसंबर को होगी। प्रोजेक्ट भवन में बैठक अपराह्न 3 बजे से शुरू होगी। ये जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी समन्वय विभाग ने दी। इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए जाने की संभावना है। जानकारी के अनुसार इस बैठक में पेसा के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा कृषि, ऊर्जा, नगर विकास सहित कई विभागों के प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है।
रिम्स की जमीन पर अतिक्रमण मामले में अफसरों के खिलाफ एसीबी जांच का आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स की जमीन पर अतिक्रमण मामले में एसीबी से जांच कराने का आदेश दिया है। साथ ही इस मामले में दोषी अधिकारियों, संस्थाओं और बिल्डरों को चिन्हित कर जालसाजी के शिकार हुए लोगों के नुकसान की भरपाई का आदेश दिया है। न्यायालय ने रिम्स से जुड़े मामले की सुनवाई की अगली तिथि 6 जनवरी निर्धारित की है। झारखंड के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह और न्यायाधीश सुजीत नारायण की पीठ ने ज्योति शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका और स्वतः संज्ञान से शुरू की गई जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद 20 दिसंबर को अपना फैसला सुनाया। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि इससे पहले भी हर नारायण लोखोटिया द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने गलत नक्शा और निर्माण मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया था। सीबीआई ने जांच के बाद रांची नगर निगम के अधिकारियों व अन्य की भूमिका के सिलसिले में रिपोर्ट दी थी। मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह और न्यायाधीश सुजीत नारायण ने 20 दिसंबर को दिए गए फैसले में रिम्स की जमीन पर अतिक्रमण और निर्माण मामले में पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने और एसीबी द्वारा इसकी जांच करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने अपने फैसले में रिम्स के लिए अधिग्रहित जमीन की खरीद बिक्री, नक्शा पास करने और बैंक द्वारा आम लोगों को इस जमीन पर बने फ्लैट की खरीद के लिए कर्ज देने में हुई गड़बड़ी की जांच का आदेश दिया है। न्यायालय ने अपने फैसले में उन आम लोगों के प्रति सहानुभूति जताई है जिन्होंने कर्ज लेकर मकान खरीदा था। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि ऐसे लोग मुआवजे के हकदार हैं, उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन मुआवजे का बोझ सरकारी खजाने पर नहीं डालना चाहिए। इसकी वसूली इस पूरे प्रकरण में शामिल हर स्तर के अधिकारियों से वसूली जाए और इस नुकसान की भरपाई की जाए। इस बात के मद्देनजर न्यायालय ने इस पूरे प्रकरण में शामिल अफसरों और बिल्डरों को चिन्हित कर उनसे राशि की वसूली कर आम लोगों को हुए नुकसान की भरपाई करने का आदेश दिया है। साइलेंट कॉल से रहें सावधान, वरना खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट। साइबर अपराधियों के लिए साइलेंट कॉल ठगी का एक नया तरीका है। साइलेंट कॉल आम लोगों के लिए एक नई मुसीबत बन रहा है। यदि आप अपने मोबाइल फोन पर आने वाले साइलेंट कॉल को लेकर सावधान नहीं हैं, तो आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए साइलेंट कॉल को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसके लिए बाकायदा भारतीय दूरसंचार मंत्रालय ने एक वीडियो भी शेयर किया है। कई बार ऐसा होता है कि जब आपके मोबाइल पर किसी अनजान नंबर से कॉल आता है और जब आप उस कॉल को पिक करते हैं तो दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती है, जबकि आप अपनी तरफ से कई बार हेलो बोलते हैं, फिर भी दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती है और 10 सेकंड के बाद या तो आप खुद कॉल काट देते हैं या फिर उधर से कॉल कट जाता है। आप इसे मामूली बात मानकर भूल जाते हैं, लेकिन ये साइलेंट कॉल खतरनाक होते हैं। ये आपके बैंक खाते से रकम उड़ा सकते हैं, आपको साइबर ठगी का शिकार बनाया जा सकता है। झारखंड जैसे राज्य साइबर ठगों को लेकर हाई रिस्क पर होते हैं। ऐसे में साइलेंट कॉल को लेकर जारी वीडियो का जमकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। भारतीय दूरसंचार विभाग ने साइलेंट कॉल को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। विभाग ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाकायदा साइबर अपराधियों की इस नई चाल को लेकर जानकारियां और उससे संबंधित वीडियो भी जारी किए हैं। फोन बजा, उठाया, लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं आई। ये कोई आम कॉल नहीं है, बल्कि स्कैमर्स का तरीका है। इसके जरिए स्कैमर्स ये चेक करते हैं कि आपका फोन नंबर एक्टिव है या नहीं। इसके बाद ही साइबर अपराधी आपको टारगेट करते हैं। अतः ऐसे कॉल से सावधान रहें, उसे पिक न करें। ऐसे कॉल्स को लेकर साइबर हेल्पलाइन में शिकायत करें। देश भर में साइबर ठगों ने लोगों के बैंक खातों को निशाना बनाने का एक नया तरीका अपना लिया है। इस तरीके में मोबाइल पर आने वाली एक साधारण सी साइलेंट कॉल से ही खाता धारक की गोपनीय जानकारी चोरी कर ली जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार लोग अक्सर अनजान नंबर देखकर कॉल उठा लेते हैं और कॉल पर कुछ न सुनाई देने पर भी कुछ देर तक लाइन पर बने रहते हैं। इसी दौरान ठग मोबाइल की डिटेल निकाल लेते हैं। इसके बाद कई नंबरों से आपको तरह तरह से ठगने की कोशिश शुरू हो जाती है। रांची में कारोबारी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग, राहुल सिंह गिरोह ने मांगे थे 5 करोड़ रुपए। राजधानी रांची में एक बार फिर रंगदारी को लेकर अपराधियों ने तांडव मचाया है। राहुल सिंह गिरोह के द्वारा रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र में एक कारोबारी के घर पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। गैंगस्टर्स राहुल सिंह के द्वारा कारोबारी से पूर्व में 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नगड़ी में कारोबारी राजेश उर्फ बबलू के घर पर गुरुवार की देर रात अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने 7 राउंड फायरिंग की है। गनीमत यह रही कि इस हमले में कारोबारी के परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अपराधियों के द्वारा की गई फायरिंग और स्टार्ट बाइक की आवाज सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, लेकिन ज्यादा कोहरा होने की वजह से अपराधियों की तस्वीर सीसीटीवी में नहीं आ पाई है। आपको बता दें कि कारोबारी को व्हाट्सएप कॉल के जरिए 9 दिसंबर को राहुल सिंह गिरोह के द्वारा धमकी दी गई थी। आए कॉल को कारोबारी ने जब नहीं उठाया तब व्हाट्सएप मैसेज कर धमकी देकर 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। मैसेज में कारोबारी को धमकी देते हुए लिखा गया था कि आपको हम कॉल कर रहे हैं, कॉल रिसीव करने में दिक्कत हो रहा है ना, अब अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। आपको 5 दिन का टाइम दिया जाता है। आपके घर, परिवार और फैमिली पर पूरी नजर है। जल्द से जल्द मैनेज करो, नहीं तो AK-47 भी रेडी है। ऐसा ना हो कि बम आपको गिफ्ट करना पड़े। मेरा फर्स्ट और लास्ट मैसेज है, इसके बाद आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। आप 5 करोड़ जल्द से जल्द रेडी रखिए।
इधर धमकी मिलने के बाद कारोबारी ने नगड़ी थाना में आवेदन देकर जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई थी। वहीं पुलिस ने आवेदन मिलने के बाद एफआईआर दर्ज कर ली थी, लेकिन अब तक पुलिस के द्वारा कारोबारी के परिवार की सुरक्षा को लेकर कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। नतीजा, धमकी के ठीक 10 दिन बाद अपराधियों ने कारोबारी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। कारोबारी के अनुसार उनका पूरा परिवार दहशत में है। दहशत का आलम यह है कि कारोबारी ने कैमरे पर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अपराधी जब फायरिंग करने के बाद फरार हो रहे थे, तब घना कोहरा होने के कारण उनकी बाइक हादसे का शिकार हो गई। हालांकि अपराधी अपने 2 हथियार और बाइक छोड़कर फरार हो गए। मौके से नगड़ी पुलिस ने दोनों हथियार और बाइक जब्त कर ली है। आपको बता दें कि राहुल सिंह एनकाउंटर में मारे गए अमन साव गिरोह का ही सदस्य है और फिलहाल विदेश में छिपा बैठा है। वह विदेश से ही लगातार व्यवसायियों को इंटरनेट कॉल और मैसेज के जरिए धमकी दे रहा है। इस पूरे मामले पर फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। गौरतलब हो कि रांची सहित राज्य के विभिन्न शहरों में संगठित आपराधिक गिरोहों के द्वारा रंगदारी को लेकर एक बार फिर से आतंक मचाना शुरू कर दिया गया है। राहुल सिंह, राहुल दुबे और प्रिंस खान जैसे गैंगस्टर्स लगातार अपनी धमक दिखा रहे हैं। मंत्री इरफान अंसारी के विवादित बोल। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान एक महिला चिकित्सक का हिजाब हटाने के मामले ने झारखंड में भी तूल पकड़ लिया है। इसको लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कल बिहार की महिला चिकित्सक डॉक्टर नुसरत को 3 लाख प्रति माह वेतन देने का ऑफर दिया था। आज शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री ने जामताड़ा से अपने वादे को फिर से दोहराते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मानसिक रूप से बीमार करार दिया है। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि एक अल्पसंख्यक परिवार की बेटी पढ़ लिखकर डॉक्टर बनी, लेकिन उसे जिस तरह से अपमानित किया गया वह दर्शाता है कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। उन्हें इलाज की जरूरत है। मंत्री ने कहा कि वे खुद एक डॉक्टर हैं और नीतीश कुमार का इलाज निःशुल्क करूंगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जामताड़ा से ही वीडियो क्लिपिंग पर अपना बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जब हमने मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण में गड़बड़ी करने वाले बीएलओ को लेकर सही बातें कही थीं, तब ये भाजपा वाले और मीडिया वाले हमें टॉर्चर कर रहे थे। आज वे सभी लोग चुप क्यों हैं? इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को भी निशाने पर लिया। केंद्रीय मंत्री की आलोचना करते हुए इरफान अंसारी ने उन पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी अविमेश कुमार सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर तीखा प्रहार किया है। भाजपा नेता ने कहा कि बिहार में हिजाब विवाद की वजह से चर्चा में आई डॉक्टर नुसरत को 3 लाख रुपए प्रति माह की सैलरी के ऑफर और सीएम नीतीश कुमार को लेकर कही बात उनकी मानसिक रूप से दिवालियापन को दर्शाता है। अविनेश कुमार सिंह ने कहा कि राज्य के मंत्री को अपने स्वास्थ्य विभाग को देखना चाहिए। किस तरह से राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त है। यहाँ के लोग बच्चे की मौत के बाद झोले में शव ले जाने को मजबूर हैं। आयुष बंद होने के कगार पर है। इस पर ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत है। देवघर में नए साल में ऑटो टोटो चालकों पर सख्ती। ड्रेस कोड उल्लंघन पर होगी कार्यवाही। देवघर में यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने और नियमों का सख्ती से पालन कराने के उद्देश्य से शनिवार को जिला परिवहन कार्यालय में अहम बैठक हुई। ट्रैफिक डीएसपी लक्ष्मण प्रसाद की अध्यक्षता में हुई बैठक में शहरी क्षेत्र में चलने वाले ऑटो व टोटो यूनियन के सदस्य शामिल हुए। ट्रैफिक डीएसपी ने स्पष्ट किया कि ऑटो चालकों के लिए खाकी वर्दी और टोटो चालकों के लिए नीली वर्दी में वाहन चलाना अनिवार्य होगा। इस ड्रेस कोड का पालन सभी चालकों को करना होगा। नए साल से नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि ऑटो और टोटो में चालक सीट के अगल बगल यानी आगे सवारी को नहीं बैठाना है। वाहन के निबंधन, परमिट, बीमा और चालक के ड्राइविंग लाइसेंस की नियमित जांच की जाएगी। सभी चालकों को निर्धारित रूट पर ही वाहन चलाना होगा। नियमों की अनदेखी करने पर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। बैठक में ट्रैफिक प्रभारी संजय कुमार, मोटरयान निरीक्षक अमित कुमार झा, सुभाष तिग्गा, प्रथम कुमार रजवार, जिला सड़क सुरक्षा प्रबंधन से जुड़े शिव कुमार राय सहित अन्य उपस्थित रहे। गिरिडीह वन विभाग की जमीन पर हुए अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, अवैध निर्माण ध्वस्त। गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल ने वन भूमि पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए शनिवार को बड़ी कार्यवाही की। वन विभाग की टीम ने पुलिस के सहयोग से अभियान चलाकर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जोभी में अवैध रूप से कब्जा की गई वन भूमि को मुक्त कराया। वन प्रमंडल पदाधिकारी को सूचना मिली थी कि वन भूमि पर कुछ भूमाफियाओं व स्थानीय लोग अवैध रूप से चहारदीवारी व पक्के मकानों का निर्माण करा रहे हैं। सूचना की पुष्टि के बाद वन विभाग की टीम दल बल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी से अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान कुछ अतिक्रमणकारियों ने विरोध भी किया, लेकिन प्रशासन की सख्ती के आगे उनकी एक न चली।
कार्यवाही का नेतृत्व कर रहे वन क्षेत्र पदाधिकारी एस.के. रवि ने बताया कि वन भूमि पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभाग द्वारा बार बार चेतावनी के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर बलपूर्वक कार्यवाही की गई। टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन, सरकारी अस्पताल की बदहाली उजागर। हजारीबाग सांसद ने स्वास्थ्य विभाग पर उठाए सवाल। हजारीबाग जिले के लचर स्वास्थ्य व्यवस्था ने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी है। हजारीबाग के केरेडारी प्रखंड के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मोबाइल की टॉर्च की रोशनी से परिवार नियोजन का ऑपरेशन किए जाने का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में हॉस्पिटल के कर्मी एक महिला का ऑपरेशन कर रहे हैं। ऑपरेशन के दौरान अस्पताल के कर्मी बातें भी करते दिख रहे हैं। कई तरह की आवाजें भी रिकॉर्ड हुई हैं, जिसमें अस्पताल सुधारने की बात भी कही जा रही है। डीसी ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है। घटना सामने आने के बाद मामले को लेकर लीपापोती की कोशिश भी की जा रही है। हजारीबाग के सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने कहा कि ये पता लगाने के लिए जांच चल रही है कि वीडियो कब की है। उन्होंने ये भी कहा कि घटना के पीछे के कारणों की जांच की जा रही है। हजारीबाग के सभी हॉस्पिटल में बिजली की वैकल्पिक सप्लाई पक्का करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। हजारीबाग के डीसी ने भी इस पर संज्ञान लिया है। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिससे लोगों में काफी गुस्सा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल में बिजली, जनरेटर और दूसरी बुनियादी सुविधाओं की लगातार कमी रही है और चिकित्सा प्रभारी की लापरवाही से मरीजों की जान खतरे में पड़ रही है। इस मामले ने राजनीतिक मोड़ भी ले लिया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से खराब स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल किए हैं। इस बीच हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि वो अपना विभाग देखें, बयानबाजी में कुछ नहीं रखा। उन्होंने दुख जताया कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवा देने में नाकाम रही है। सांसद ने यह भी कहा कि झारखंड सरकार स्वास्थ्य सेवा देने में सबसे निचले स्तर पर गिर गई है। जमीन विवाद में की गई पिटाई में मौत से पहले रहम की भीख मांग रहा था कमलेश। एसपी ने गठित की एसआईटी। बीते बुधवार यानी 17 दिसंबर को जमीनी विवाद में हिंसा हुई थी। घटना धनवार थाना इलाके अंतर्गत सिरसाई में घटी थी। यहां जमीन की घेराबंदी कर रहे और विरोध कर रहे पक्ष के बीच हिंसक झड़प हुई। इस मारपीट में एक पक्ष का एक व्यक्ति घायल हो गया तो दूसरे पक्ष की तरफ से आए लोगों में से एक व्यक्ति को घेर लिया गया था। घिर चुके व्यक्ति की पिटाई शुरू बेरहमी से पिटाई की गई। पिटाई से हिरोडीह थाना क्षेत्र के मानिकबाद निवासी कमलेश सिंह की मौत हो गई थी। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई तो हमलावर फरार हो गए। हालांकि एक आरोपी शशिकांत अग्रवाल को गिरफ्तार करते हुए धनवार थाना पुलिस ने जेल भेजा था, जबकि बाकी नामजद फरार चल रहे हैं। इस बीच पिटाई का वीडियो भी वायरल हो गया। मामले की विस्तृत जानकारी जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर बिमल कुमार को लगी। एसपी ने इस मामले में विशेष जांच दल गठित कर दिया है। खोरी महुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद की अगुवाई वाली टीम गठित हुई है। टीम में धनवार थाना प्रभारी सतेंद्र पाल के साथ साथ परसन, घोड़ खंभा ओपी के अलावा हिरोडीह और अन्य थाना के पुलिस पदाधिकारी को शामिल किया गया है, जबकि जिला मुख्यालय से टेक्निकल सेल के कर्मी को भी इस मामले में तैनात किया गया है। एसपी ने स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया है कि घटना में जो भी शामिल रहे हैं, हर एक को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। घटना के फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर एसपी के सख्त रुख के बाद से ही खोरी महुआ एसडीपीओ की अगुवाई वाली टीम लगातार सक्रिय हो गई है। अभियुक्तों की खोज में टीम सरिया, बगोदर के अलावा धनबाद, कोडरमा जिले से भी सूचना एकत्र कर रही है। बता दें कि घटना के बाद मृतक के पिता के आवेदन पर धनवार थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दर्ज प्राथमिकी में मृतक के पिता मुंशी सिंह ने कहा है कि 17 दिसंबर की दोपहर में उसका पुत्र कमलेश अपने मित्र सिरसाई निवासी प्रदीप राय के साथ धनवार बाजार घूमने गया था। इस बीच प्रदीप को सूचना मिली कि उसकी जमीन पर जबरन कुछ लोग काम करवा रहे हैं। ऐसे में प्रदीप के साथ उसका पुत्र कमलेश भी जमीन देखने गया। यहां पूर्व से योजना बनाए किशोरी अग्रवाल ने रड से कमलेश पर हमला कर दिया, जिससे मेरा पुत्र जमीन पर गिर गया। जैसे ही मेरा पुत्र उठना चाहा तो रेखा देवी, शशिकांत अग्रवाल, निरंजन मोदी, संतोष मोदी, राहुल मोदी, किशोरी मोदी का छोटा बेटा विनोद मोदी, विद्या लक्ष्मी देवी, पंकज अग्रवाल समेत अन्य ने बारी बारी से लाठी डंडा और अन्य हथियार से पीटकर कमलेश की हत्या कर दी। रांची पुलिस का ऑपरेशन मुस्कान, गुम हुए 50 मोबाइल बरामद कर मालिकों को लौटाए। रांची पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से करीब 50 गुम हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं।
तकनीकी विश्लेषण और मोबाइल की लोकेशन ट्रेसिंग के आधार पर पुलिस ने अलग अलग टीमों को इन मोबाइल की बरामदगी का जिम्मा सौंपा। आज थाना परिसर में एक मोबाइल वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सिटी एसपी पारस राणा, थानेदार सह इंस्पेक्टर दिग्विजय सिंह और अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर 25 मोबाइल धारकों को उनके गुम हुए फोन लौटाए गए। सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि मोबाइल की बरामदगी में तकनीकी जांच और संबंधित दस्तावेजों की पुष्टि के बाद ही फोन उनके असली मालिकों को सौंपे गए। अभियान के दौरान पुलिस की सतर्कता और तकनीकी सहायता से ऑपरेशन मुस्कान सफल रहा और लोगों को उनके मोबाइल सुरक्षित लौटाए गए। पतरातू वैली और डैम में प्राकृतिक का खूबसूरत नज़ारा, साइबेरियन बर्ड्स की अटखेलियां बना रही पर्यटकों को दीवाना। रामगढ़ जिले में झारखंड के सबसे खूबसूरत पर्यटक स्थलों में से एक पतरातू लेक रिजॉर्ट और पतरातू घाटी है। राज्य सरकार के अथक प्रयासों से इसे काफी आकर्षक बनाया गया है। ये प्रसिद्ध पर्यटन स्थल इन दिनों प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। खासकर साल के अंतिम महीने और नववर्ष के दौरान सर्दियों के मौसम में पहाड़ियों के बीच फैला जलाशय, चारों ओर हरियाली और शांत वातावरण लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। झारखंड की पहचान अब केवल खनिज संपदा तक सीमित नहीं है, बल्कि पर्यटन और वैश्विक संवाद तक विस्तृत हो चुकी है। पर्यटन की दृष्टि से पतरातू झारखंड का हब माना जाने लगा है। पतरातू लेक रिजॉर्ट को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी मिल चुकी है, क्योंकि झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने आए 20 देशों के 55 मेहमानों में 13 विदेशी समेत 38 मेहमान रांची में आयोजित कार्यक्रम के बाद पतरातू लेक रिजॉर्ट पहुंचकर अपना दिन यादगार बनाया था। पतरातू डैम आज प्रकृति और विकास के संतुलन का उदाहरण बन चुका है। पतरातू झील का महत्व लगातार बढ़ रहा है। सप्ताहांत और छुट्टियों के दौरान झारखंड के रांची, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, जमशेदपुर और आसपास के जिलों के साथ साथ बड़ी संख्या में बंगाल, उड़ीसा और अन्य राज्यों के लोग यहां पहुंच रहे हैं। पर्यटक प्राकृतिक नज़ारों के साथ साथ फोटोग्राफी और बोटिंग का भी आनंद ले रहे हैं। पक्षियों की चहचहाट और विदेशी साइबेरियन पक्षी पूरे इलाके को जीवंत बना देते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार ठंड के मौसम में विभिन्न प्रजातियों के पक्षी देखे जाते हैं। पर्यटक अपने परिवार और दोस्तों के साथ शहर की चकाचौंध छोड़ प्रकृति की गोद में पहुंचकर भरपूर आनंद उठाते हैं। पतरातू लेक में हजारों किलोमीटर की यात्रा कर प्रवासी पक्षी ठंडे प्रदेशों से आते हैं। विदेशी साइबेरियन मेहमानों की अटखेलियां देख पर्यटक रोमांचित हो रहे हैं। जैसे ही पर्यटक बोट के सहारे डैम में घूमने जाते हैं, तब उनके आसपास पक्षियों का झुंड मंडराने लगता है, मानो पक्षियों और पर्यटकों की कोई गहरी पुरानी मित्रता हो। ये पल पर्यटकों को रोमांचित करता है। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बच्चों को पढ़ा रहा है देशभक्ति का पाठ, छात्रों का हो रहा है सर्वांगीण विकास। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय हजारीबाग के बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये भारत सरकार द्वारा एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना के तहत छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है। बच्चों में प्रारंभिक दौर से ही देश प्रेम के लिए उन्हें प्रेरित किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि देश हमें सब कुछ देता है, हमें भी कुछ देना सीखना चाहिए। हजारीबाग बीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र एवं विद्यालय परिसर में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय संचालित है। यह स्कूल छात्रों को राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत कर रहा है, जहां बच्चे शिक्षा के अलावा कई अन्य विद्या की जानकारी ले रहे हैं, ताकि वे देश की जिम्मेदार नागरिक बन सकें। स्कूल की प्राचार्य भी कहती हैं कि ये विद्यालय छात्रों के सर्वांगीण विकास करने के लिए वचनबद्ध है, जहां उन्हें उच्च स्तरीय शिक्षा दी जा रही है। स्कूल में नवीनतम तकनीक, स्मार्ट कक्षा, खेल और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को विद्यालय में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। सरकार द्वारा 14,500 स्कूलों को योजना के तहत विकसित करने का काम किया जा रहा है, यानी मॉडर्न तकनीक के तहत छात्र छात्राओं को शिक्षा दिया जा सके। बच्चे भी कहते हैं कि ये स्कूल अन्य विद्यालय से भिन्न है, जहां शिक्षा के साथ साथ कई अन्य विद्या के बारे में जानकारी दी जाती है, जिसमें योग, खेल कूद, स्मार्ट क्लास, प्रयोग, अटल टिंकरिंग लैब समेत अन्य सुविधाएं छात्रों को दी जा रही हैं। स्मार्ट क्लास के कारण हर विषय की जानकारी बेहतर ढंग से मिल पाती है। विद्यालय में देश प्रेम का पाठ पढ़ाया जाता है, साथ ही हर एक बच्चा बेहतर नागरिक बने, इस पर फोकस किया जाता है। भारत सरकार द्वारा साल 2022 में एक स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसका नाम था पीएम श्री, यानी पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, जिसे पीएम श्री स्कूल योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस स्कीम के तहत नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इंप्लीमेंट किया जाएगा। सरकार द्वारा 14,500 स्कूलों को योजना के तहत विकसित करने का काम किया जाएगा, यानी इन स्कूलों को मॉडर्न तकनीक के तहत बनाया जाएगा। इनमें एडवांस टेक्नोलॉजी की व्यवस्था की जाएगी, ताकि छात्र आधुनिक शिक्षा हासिल कर सकें। इस स्कीम से 20 लाख युवा बच्चों को फायदा होगा। स्कीम के लिए बजट की बात की जाए तो 27,360 करोड़ रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट है। 5 साल के इस प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार की ओर से 18,128 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, बाकी का खर्च राज्य सरकारें उठाएंगी।
जल जीवन मिशन में हुआ महाघोटाला, बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने दिया जवाब। झारखंड में चल रहे जल जीवन मिशन में बड़ा घोटाले का आरोप, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय शाह ने हेमंत सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने प्रेस नोट जारी कर कहा कि राज्य में जल जीवन मिशन में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने कहा कि जिस प्रकार शराब घोटाले में फर्जी बैंक गारंटी के जरिए भ्रष्टाचार की परतें उजागर हुई थीं, उसी तर्ज पर जल जीवन मिशन में भी फर्जी बैंक गारंटी और फर्जी निकासी के माध्यम से करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है। प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने कहा कि जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही केंद्र की सरकार ने एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी योजना शुरू की थी ताकि देशवासियों को पीने का शुद्ध पानी मिल सके। इस योजना के तहत वर्ष 2024 तक झारखंड सहित पूरे देश में हर घर तक नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल पहुंचाना निर्धारित किया गया, लेकिन झारखंड में यह महत्वाकांक्षी योजना भ्रष्टाचार, लापरवाही और भारी वित्तीय अनियमितताओं की भेंट चढ़ गई। एक और हेमंत सरकार केंद्र सरकार पर समय पर धनराशि नहीं देने का आरोप लगाती है, वहीं दूसरी ओर केंद्र से प्राप्त राशि में व्यापक भ्रष्टाचार कर खुलेआम बंदरबाट करती है। गिरिडीह जिला का ताजा उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अजय शाह ने कहा है कि वहां जल जीवन मिशन में जो घोटाला सामने आया है वो केवल एक जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में फैली अव्यवस्था और भ्रष्टाचार की सच्चाई को उजागर करता है। झारखंड प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अजय शाह ने कहा कि गिरिडीह में बिहार की एक निर्माण कंपनी ने 1.3 करोड़ रुपए की फर्जी बैंक गारंटी दिखाकर लगभग 30 करोड़ रुपए का ठेका हासिल कर लिया। इसके बाद बिना किसी ठोस या दृश्य कार्य के ही विभाग द्वारा करीब 10 करोड़ रुपए का एडवांस भुगतान कर दिया गया, जो शासन प्रशासन की मिलीभगत को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। एचईसी में वेतन बकाया के बीच प्रबंधन की प्राथमिकताओं पर सवाल, मजदूर बदहाल। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन एक गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। एक ओर जहां कर्मचारी और अधिकारी लंबे समय से वेतन का इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रबंधन के फैसले उसकी प्राथमिकताओं पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। एचईसी मजदूर संघ के महामंत्री रमाशंकर प्रसाद ने प्रबंधन पर मजदूरों की अनदेखी और अधिकारियों को विशेष सुविधाएं देने का आरोप लगाया है। संघ के अनुसार एचईसी के मजदूरों को पिछले 28 माह से और अधिकारियों को 31 माह से वेतन नहीं मिला है। ऐसे में कर्मचारियों के सामने परिवार के भरण पोषण का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। कई मजदूरों को भूखे पेट काम करना पड़ रहा है। इसके बावजूद प्रबंधन द्वारा 18 नए वाहन और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की व्यवस्था का प्रस्ताव आगे बढ़ाया गया है। आर्थिक तंगी के दौर में इस तरह के फैसले से मजदूरों में भारी रोष है। मजदूर संघ का आरोप है कि जहां एक और मजदूर बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं, वहीं निदेशकों के लिए महंगी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। निदेशकों के कार्यवाही कक्षों में बड़े साइज की टीवी, लिफ्ट सुविधा, मिनरल वाटर और निजी उपयोग के लिए वाहन मौजूद है। मजदूरों का कहना है कि प्रबंधन को उनकी हालत की कोई चिंता नहीं है। एचईसी आवास की स्थिति भी बेहद चिंताजनक बताई जा रही है। कई मजदूरों को 2 वर्षों से क्वार्टर आवंटित नहीं किया गया है। जो क्वार्टर है वो जर्जर हालत में है। बरसात के मौसम में घरों में पानी भर जाता है और कई स्थानों पर दीवारों में करंट उतरने की शिकायतें हैं। इसके विपरीत निदेशकों के आवासों पर हजारों रुपए खर्च कर मरम्मत और सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। कार्यस्थल पर मजदूरों के लिए पीने का पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। महिला कर्मियों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है। आरोप है कि शिकायत करने पर भी प्रबंधन कोई सुनवाई नहीं करता, बल्कि आवाज उठाने वाले मजदूरों को परेशान किया जाता है। बड़ा तालाब बचाने के लिए रांची नगर निगम सख्त, अतिक्रमण हटाने की तैयारी। रांची शहर के प्रमुख जलाशय विवेकानंद सरोवर बड़ा तालाब को बचाने और उसके आसपास के इलाके को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए रांची नगर निगम ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। इसी को लेकर नगर निगम के प्रशासक सुशांत गौरव की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में बड़ा तालाब के पानी को साफ रखने, गंदगी और प्रदूषण के कारणों की पहचान करने और तालाब के चारों ओर बने अवैध दुकानों व निर्माणों पर कार्यवाही को लेकर चर्चा की गई। प्रशासक ने साफ कहा कि बड़ा तालाब शहर की पहचान है और इसके संरक्षण में कोई लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। तालाब में गंदा पानी ना जाए, इसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को पूरी क्षमता के साथ चलाने का निर्देश दिया गया। तालाब के चारों ओर लगभग 53 एकड़ क्षेत्र की मापी कराई जाएगी और वहां बनी दुकानों व भवनों की जांच होगी कि वो वैध हैं या नहीं। अवैध कब्जों की सही पहचान के लिए ड्रोन से सर्वे कराया जाएगा। तालाब के आसपास से अतिक्रमण हटाने के लिए नियमित अभियान चलाया जाएगा और अवैध निर्माण पर कानूनी कार्यवाही होगी। सेवा सदन के पास जल जमाव की समस्या को दूर करने के लिए स्थायी समाधान निकाला जाएगा और इसकी रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार की जाएगी। सभी संबंधित विभागों को आपस में तालमेल के साथ काम करने और समय पर काम पूरा करने का निर्देश दिया गया। उद्योग विभाग में सिर्फ 1324 औद्योगिक इकाइयों के निबंधित होने की सूचना से हाईकोर्ट हैरान।
झारखंड हाईकोर्ट इस बात से हैरान है कि उद्योग विभाग में राज्य की सिर्फ 1324 औद्योगिक इकाइयां ही निबंधित हैं। इस स्थिति को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह और न्यायाधीश राजेश शंकर ने राज्य की सभी औद्योगिक इकाइयों को जून 2026 तक खुद को उद्योग विभाग में निबंधित होने का आदेश दिया है। न्यायालय ने संविदा पर नियुक्त दैनिक वेतन भोगी और आकस्मिक कर्मचारियों को एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के तहत सामाजिक सुरक्षा देने में आनाकानी करने पर अपनी नाराजगी का इजहार किया है। राज्य में संविदा, दैनिक और आकस्मिक कर्मचारियों को ईपीएफ के तहत सामाजिक सुरक्षा देने की मांग को लेकर पंकज कुमार बर्नवाल ने वर्ष 2023 में एक जनहित याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अगस्त 2025 को रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को उद्योग विभाग में निबंधित औद्योगिक इकाइयों की सूची लेने का आदेश दिया था। इस आदेश के आलोक में रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ने उद्योग विभाग से सूची मांगी, लेकिन उद्योग विभाग ने पूरी सूची देने के बदले सिर्फ इकाइयों का नाम और उसका आईडी दे दिया। न्यायालय ने इसे अत्यंत गंभीरता से लिया और रीजनल प्रोविडेंट कमिश्नर पर उद्योग विभाग द्वारा अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश माना। साथ ही उद्योग निदेशक के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही करने की चेतावनी दी। इसके बाद उद्योग निदेशक विशाल सागर कोर्ट में हाजिर हुए और तथ्यों की जानकारी दी। जानकारी मिलने के बाद न्यायालय ने अवमानना की कार्यवाही से छूट दे दी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।